गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में ऑफलाइन क्लास में आपको चिन्ह परिपाटी के नियम तक पढ़ाया जा चुका है। चिन्ह परिपाटी का नियम, साइन कन्वेंशन का रूल जो है वो मैंने ऑफलाइन क्लास में ही सभी स्टूडेंट को बता दिया था और उसमें जो भी नियम है उसे लिखवा भी दिया था। और वो साइन कन्वेंशन का रूल्स जब तक आपको याद नहीं होगा, जब तक आप उसको नहीं समझिएगा, मिरर फार्मूला जो कि आज का हमारा टॉपिक है, मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र, ये कैसे डिराइव होगा, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट को सलाह है कि आप सबसे पहले साइन कन्वेंशन के रूल को, चिन्ह परिपाटी के नियम को समझ लीजिए। चलिए, जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार कौन कौन से रूल को हमें जानना है, नियम को जानना है, तो दर्पण के सापेक्ष, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति और उसके प्रकृति को जानने के लिए जो नियम हम जानते हैं उसको चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार सभी दूरियां, जितना भी डिस्टेंस है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के पोल से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दूसरी बात, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। तो इस चिन्ह परिपाटी के नियम को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर यह अवतल दर्पण है, आप जानते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, यानी कि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो यह अवतल दर्पण है ना। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। तो अब आप यहाँ से देखो कि इसका जो फोकस दूरी होता है वो यहाँ पे होता है, वक्ता केंद्र इधर होता है, और ये है आपतित प्रकाश की दिशा, यहाँ पर है ध्रुव। अब देखिए, तो ये ध्रुव से आप इधर की ओर जा रहे हैं, ध्रुव से इधर की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, और प्रकाश जो है वो इधर जा रही है। हम डायरेक्शन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये लेफ्ट है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, तो इसको लेफ्ट कहेंगे और इसको राइट कहेंगे। तो आपतित प्रकाश का डायरेक्शन बताइए, लेफ्ट से किधर है, राइट, और आप जा रहे हैं किधर, राइट से लेफ्ट, तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में है। इसीलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी है ना, और अवतल दर्पण का वक्ता त्रिज्या दोनों जो होता है वो ऋणात्मक होता है। मैंने क्या बताया कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। तो आप यहाँ पर आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अब उत्तल दर्पण की बात कीजिए, तो उत्तल दर्पण में यहाँ फोकस है और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, और ध्रुव से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है इसको हम लोग वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपतित प्रकाश की दिशा है और इसी दिशा में आप मेजर करने के लिए जाइएगा, जिस दिशा में प्रकाश की दिशा जा रही है। तो प्रकाश की दिशा में अगर आप जाते हैं तो जो भी डिस्टेंस आप मेजर कीजिएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये क्लियर हो गया। मुख्य अक्ष के ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि दर्पण का सूत्र कैसे डिराइव करेंगे। हमारे पास अवतल दर्पण भी है, उत्तल दर्पण भी है ना, और दोनों दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की घटनाएं अलग अलग स्थिति में क्या होती है इसको हम लोगों ने क्लास में समझ लिया था। जनरली हम क्या करते हैं कि फार्मूला डिराइव करने के लिए अवतल दर्पण लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। इस फिगर को जरा हम क्लियरली बनाते हैं यहाँ से, ये ठीक है। तो यहाँ से एक अवतल दर्पण हम ले लेते हैं, इसके बाहर वाले भाग को, उठे हुए भाग को रचित किया जाता है, सिल्वर कर दिया जाता है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये दर्पण का ध्रुव है जिसको हम P कहते हैं। ये इसका फोकस ले लेते हैं F, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस दर्पण का नाम देते हैं MN, और यहाँ पर एक वस्तु को रखते हैं। ये एक वस्तु है, मुख अक्ष पर एक वस्तु है, ये सिरा A है, नीचे वाला जो सिरा है इसको हम B कहेंगे। प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, ये ऐसे, ये जाने वाली प्रकाश की किरण है। एक प्रकाश की किरण हम वक्ता केंद्र की दिशा में लेते हैं, और वक्ता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ पर पुनः क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये आप देख रहे हैं, यह जाने वाली प्रकाश की किरण है, यह आने वाली। आपतित प्रकाश की किरण और परावर्तित प्रकाश की किरण दोनों एक ही रेखा पर, ऐसा क्यों होता है ऑफलाइन क्लास में मैंने समझा दिया था। और यहाँ पर कटान बिंदु है, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना, ठीक है। ये सिरा A है तो हम इसको कहेंगे A', ये B है तो ये वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, B', ठीक। अब इसके बाद एक और है, उस पॉइंट को समझ लीजिए जो हमने यहाँ पर बताया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर A है, B है, C है ना, यहाँ M है, N है, तो ये पॉइंट को हम ले लेते हैं D। क्या ले लेते हैं, D ले लेते हैं, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये वाला जो पॉइंट है E कहेंगे इसको, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया। चलिए, ये पॉइंट क्या है, E है। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें P दर्पण का ध्रुव, F फोकस बिंदु तथा C वक्रता केंद्र है। क्या लिखा हमने, माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें P दर्पण का ध्रुव, F फोकस बिंदु तथा C वक्रता केंद्र है। इसके मुख अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB स्थित है जिसका प्रतिबिंब A', वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर इसकी वक्रता त्रिज्या काफ़ी बड़ी हो, अर्थात अनंत वक्रता त्रिज्या वाली अवतल दर्पण को अगर हम लेंगे, ठीक है, तो यह जो पॉइंट E है, जो वह पॉइंट P के काफ़ी नज़दीक होगा। पॉइंट E जो होगा वह पॉइंट P के क्या होगा, काफ़ी नज़दीक होगा। तो उस स्थिति में F और E के बीच की जो दूरी होगी, F और E के बीच की जो दूरी होगी वह F और P के बीच की जो दूरी के होगी वह बराबर होगी, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C,
ए डैश बी डैश सी त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुज है। आप देखिए इधर ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री 90 डिग्री, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो किसी दो त्रिभुज, किसी दिए गए दो त्रिभुज के लिए अगर उसका दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल 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 क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इतना, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और दो त्रिभुज अगर समरूप है, दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका हाइट ले लीजिए ए बी, तो इसका हाइट ले लेते हैं ए बी, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, है ना। इसका बेस ले लीजिए बी सी, इसका बेस क्या ले लेते हैं बी सी, और इसका बेस क्या ले लेते हैं तो बी डैश सी। इक्वेशन नंबर कितना 1। उसी तरह से ये दो त्रिभुज की बात कीजिए, फिर से ये इक्वेशन 1 आ गया ना, यहाँ पर हम एक इक्वेशन 2 बना लेते हैं, ठीक है, स्पेस उधर रहेगा जिससे और भी काम करना है। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, और या फिर पहले ऊपर वाला त्रिभुज को लिख लेते हैं, क्या है यहाँ से एफ ई डी, है ना, एफ या डी ई एफ, है ना, सबसे अच्छा लिख लेते हैं डी ई एफ। और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये भी क्या है आपका समरूप त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है ना। कैसे समरूप त्रिभुज है इसको जान लीजिए, ये वाला कोण बराबर होगा, ये 90 डिग्री है तो इसमें ये भी कितना है 90 डिग्री। तो अब बताइए कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका हाइट बताइए, तो डी ई बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ से इसका बेस कितना हो जाएगा, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए ये बेस कितना हो जाएगा, तो एफ ई और बटा में क्या हो जाएगा, तो बी डैश एफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी डैश एफ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ए बी किसके बराबर, ये वाला हाइट इस वाले हाइट के बराबर है। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो ए बी इज इक्वल टू डी ई कीजिएगा, तो यहाँ से जो डी ई है इसको एलिमिनेट करके ए बी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ ई बटा बी डैश एफ, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि ये इक्वेशन 1 बन गया और ये इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आप केयरफुली तरीक़ा से देखिए, ए डैश बी डैश दोनों का LHS बराबर है ना। तो दोनों का अगर LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हाट वी गेट, तो बी सी बटा बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो एफ ई बटा बी डैश एफ। जैसा कि चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको एक नियम समझाया था कि सभी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मेजर करना है। तो दर्पण के ध्रुव से मेजर करना है, तो आप ये देखिए बी सी आप लिख रहे हैं, तो बी सी ये दूरी को मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, तो एक काम करते हैं, B से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है उसमें से C से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर देते हैं, है ना। और यहाँ से जो आप FE कह रहे हैं, ठीक है, इस FE को आप कैसे मेजर करोगे ज़रा ये बताओ। तो यदि अवतल दर्पण या फिर ये कह सकते हैं कि यदि बिंदु E P के काफ़ी नज़दीक हो तो, है ना। तो ऐसा कब होगा, बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण के लिए, है ना, जब दर्पण का द्वारक
द्वारक उसका अपर्चर जो है वो क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो। यानी कि बड़े अपर्चर वाले अवतल दर्पण के लिए बिंदु ई जो होगा वो पी के काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। तो इस स्थिति में एफ ई बराबर हो जाएगा किसके, है ना, ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, एफ पी के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा बी डैश सी इज इक्वल टू एफ पी बटा बी डैश एफ। अब यहाँ से देखिए बी सी को क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से बी पी में से बी पी ये टोटल डिस्टेंस में से सी पी को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया। अब नीचे क्या है, बी डैश सी है ना, तो बी डैश सी को लिए हम क्या कर सकते हैं कि सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है इसमें से बी डैश पी को हम माइनस कर सकते हैं, बी डैश पी को हम माइनस कर सकते हैं। एफ से लेकर पी तक, है ना, हर एक में पी टर्म आना चाहिए क्योंकि सभी डिस्टेंस आप ध्रुव से मेजर कर सकते हैं। बी डैश एफ के लिए क्या करेंगे, तो बी डैश पी में से माइनस करोगे, टोटल में से माइनस कर दोगे इतना, है ना, किसको, एफ पी को माइनस कर दोगे, है ना। अब यहाँ से एक एक टर्म को समझिए। बी पी क्या है, बी पी इज इक्वल टू बी से लेकर पी तक वस्तु की दूरी, है ना, तो इसको हम लिखते हैं वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को किससे बताता है, यू से। अब यही बात समझनी है, साइन कन्वेंशन के अनुसार से ये आपतित प्रकाश की दिशा है उसके विपरीत दिशा में मापिएगा तो यू हो जाएगा कि माइनस यू हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर माइनस यू। सी पी, है ना, तो सी पी क्या है, तो ये वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आर। तो आर यहाँ पर प्लस में आएगा कि माइनस में, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। उसके बाद देखिए सीपी हो गया, बी डैश पी क्या है, बी डैश पी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, है ना, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से इंडिकेट कराते हैं, स्मॉल भी। तो ये देखिए, ये भी आप दर्पण के ध्रुव से बाईं की ओर जा रहे हैं और आपतित प्रकाश की दिशा किधर है, दाईं की ओर है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए माइनस का चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद बी डैश पी हो गया। एफ पी क्या है, एफ पी ये है फोकस दूरी, है ना, ये क्या है, तो फोकस दूरी, जिसको हम एफ से इंडिकेट करेंगे और ये क्या आ जाएगा, माइनस एफ आ जाएगा। उसके बाद बी डैश पी आ गया, बी डैश पी, एफ पी आ गया, तो यहाँ पर एफ पी हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो हमने हर चीज़ को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब सब वैल्यू को यहाँ पे रख दो। बी पी, तो बी पी के जगह पर क्या रखोगे बताओ, माइनस यू, तो ये हो जाएगा माइनस यू, माइनस का चिन्ह है। सी पी के जगह पर माइनस आर, तो यहाँ से माइनस आर बटा सी पी के जगह पर क्या लिखोगे, तो माइनस आर लिखोगे, माइनस बी डैश पी के जगह पर क्या लिखोगे, तो माइनस भी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ, है ना, एफ पी के जगह पर एफ या माइनस एफ, तो माइनस एफ। उसके बाद ये क्या है, बी डैश पी के जगह पर क्या लिखोगे, तो माइनस भी लिखोगे, और उसके बाद माइनस एफ पी के जगह पर क्या लिखोगे, तो एफ पी के जगह पर माइनस एफ। चलिए अब माइनस प्लस का जो कहानी है उसको ख़त्म कर देते हैं। माइनस यू प्लस आर बटा माइनस आर प्लस भी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस एफ बटा, अब यहाँ से देखो माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो क्रॉस गुना अगर हम यहाँ से कर लेते हैं तो ये देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या माइनस यू प्लस आर, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, तो माइनस भी प्लस एफ के साथ, ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस भी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, तो माइनस एफ के साथ। कंप्लीट, कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू भी, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस यू एफ, और ये हो जाएगा माइनस आर भी, और ये हो जाएगा प्लस आर एफ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आर एफ माइनस वी एफ, ठीक है। अब ये देखो आर एफ से आर एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपको पता है कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, तो यहाँ से r बराबर क्या लिख सकते हो, 2f। तो यहाँ जो r है उसके जगह पर 2f लिख दो,
तो क्या आ जाएगा यू वी, है ना। तो यू वी प्लस यू एफ माइनस यू एफ माइनस, ये आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2f v इज इक्वल टू माइनस वी एफ। अब ये माइनस वी एफ है ना, तो इसको हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं। तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f v प्लस एफ वी इज इक्वल टू 0 माइनस 2f v प्लस एफ वी, तो ये हो जाएगा यू वी इज इक्वल टू, अब आप देखो ये यू भी प्लस में है ना, तो इधर आ जाएगा तो यू एफ माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस 2f v प्लस एफ वी, तो माइनस एफ वी बचेगा तो इधर आ जाएगा तो प्लस एफ वी बचेगा दोनों ओर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों ओर यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो दोनों ओर यू वी एफ से आप भाग दे दीजिएगा तो यू वी बटा यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ बटा यू वी एफ प्लस एफ वी बटा यू वी एफ। कैंसिल कर दीजिए, यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा, एफ वी से एफ वी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बटा एफ इज इक्वल टू 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू, है ना। इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं तो 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू इज इक्वल टू 1 बटा एफ, और एफ बराबर क्या होता है r/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा नहीं कि 2 बटा r। तो ये हमारा मिरर फार्मूला डिराइव हो गया, ठीक ना। तो ये मिरर फार्मूला डिराइव हो गया, और इस मिरर फार्मूला सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा भी जाता है, ठीक है। हायर क्लास 12th क्लास में भी जाओगे तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लाइट चैप्टर जब स्टडी कराया जाएगा 12th क्लास में तो वहाँ पर भी आपको इस फार्मूले के बारे में बताया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस फार्मूले को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल जो है आपको इसी फार्मूला पर सीखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का परावर्तन के में हम लोग दर्पण सूत्र तो पढ़ लिए, उसके बाद अगला है आवर्धन मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोककर आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है जिन स्टूडेंट को, आप दोबारा रिप्ले करके आप इसको देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वो है आवर्धन, है ना। और आवर्धन जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए भी जो हम फार्मूला डिराइव करेंगे तो सेम इमेज हमारा रहेगा, इसीलिए हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, है ना। लैंग्वेज को हमने हटा दिया है लेकिन लैंग्वेज भी आपको सेम रखना है। तो अगला टॉपिक है आवर्धन। तो आवर्धन को हम लोग कैसे मैग्निफिकेशन तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। डिफिनेशन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है आवर्धन, यानी कि, और इसे स्मॉल m से इंडिकेट किया है, स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर हम h डैश से इंडिकेट करते हैं तो वस्तु की ऊंचाई को s से इंडिकेट करेंगे। अब ये देखिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए समझिए, यहाँ पर जब m का मान पॉजिटिव होगा, m का मान पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि प्रतिबिंब अगर काल्पनिक बन रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो भी मुख्य अक्ष के ऊपर है और वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, यानी कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो जब आवर्धन का मान पॉजिटिव आएगा तो हम समझेंगे कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि यदि आवर्धन प्लस होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, या उल्टा समझिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है तो धनात्मक होता है। कैसे होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब काल्पनिक बनना चाहिए तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है और मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक।
वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, उसके लिए भी धनात्मक, तो धनात्मक और धनात्मक का जो ऑपरेशन होता है वो तो धनात्मक ही होगा। अगर हम m का मान माइनस कहे तो बताइए धनात्मक ऋणात्मक है, इसका क्या अर्थ है? तो धनात्मक आवर्धन ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसे हम जानेंगे वो देखिए। वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है। तो मुख्य अक्ष के नीचे वाला क्या हो गया बताइए? ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर हमेशा क्या रिजल्ट देता है? तो निगेटिव देता है। अब 1 नंबर, ये 2 नंबर। तीसरा में क्या होगा कि m का मान 1 हो सकता है, m का मान ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या m का मान लेस देन 1 हो सकता है। तो इसमें m का मान 1 कब होगा? तो जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर है, तो उसके लिए m का मान क्या होगा? 1 होगा। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा है और वस्तु की ऊंचाई कम है, कभी भी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा है, तो जो वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है। और अगर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है, तो h डैश छोटा है और h बड़ा है, तो हर बड़ा हो जाए और अंश छोटा हो जाए, जैसे 3/5 लिखोगे तो इसका जो मान आएगा वो हमेशा 1 से क्या आएगा? छोटा आएगा। उस स्थिति में ये वाला कंडीशन। कौन ऐसा दर्पण है जिसके लिए यह तीनों कंडीशन सही साबित होता है बताइए? तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अवतल दर्पण के लिए तीनों कंडीशन सही है। ठीक है। और अवतल दर्पण में ये भी सही है कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण के लिए केवल ये वाला सही रहेगा। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है, तो उसका जो आवर्धन का मान होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होता है, यानी कि समतल दर्पण के लिए हमेशा आवर्धन का मान 1 के बराबर होता है। दूसरी बात कि अगर हम इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। तो अभी हमने आपको बताया था इस फिगर के बारे में कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, F फोकस बिंदु और C वक्ता केंद्र है। AB एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा गया है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक ना। अब ये दो त्रिभुज की बात कर लीजिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज की बात कर लीजिए, तो दोनों त्रिभुज को आप देखकर क्या कह सकते हैं बताइए कि दोनों त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज A डैश B डैश C के। तो यानी कि AB बटा A डैश B डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हम लिख सकते हैं BC, है ना। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? BC बटा B डैश C। बाद बाकी इधर अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब AB क्या है बताइए? तो AB है वस्तु की ऊंचाई। AB क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। तो आप इसी को कन्वर्ट कर लीजिए ना, इसको इन्वर्स कर लीजिए एक बार। तो A डैश B डैश बटा AB इज इक्वल टू B डैश C बटा BC। B डैश C बटा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप क्या क्या लिख सकते हैं वो बताइए। तो यहाँ से B डैश C फॉर्मूला के लिए अगर हम देखें देखिए तो आवर्धन में एक यहाँ पर हमें और काम करना होगा कि यहाँ से इसमें आवर्धन के लिए जब हम फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, एक नए फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, तो एक चेंजिंग हमें और करना है, और वह चेंजिंग क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। एक यहाँ से प्रकाश की किरण को आप दर्पण के ध्रुव की दिशा में लाइए, तो ये आने वाली प्रकाश आपतित किरण है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी? तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ये परावर्तित किरण है। ठीक है। अब यहाँ से हम
किसकी बात करेंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो दो त्रिभुज की बात कीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। वो चेंजिंग क्या है, तो त्रिभुज ABP है ना, और त्रिभुज A'B'P देखिए तो ABP ये वाला त्रिभुज में देखिए ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है ना इधर वाले त्रिभुज के लिए। उसके बाद ये अगर आपतन कोण है तो ये क्या है, परावर्तन कोण, और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो AB बटा A' इज इक्वल टू, तो पहले ऊपर वाला त्रिभुज लिया है तो क्या आ जाएगा, BP बटा में क्या आ जाएगा, B'P। अगर हम इसको इन्वर्स करेंगे तो A' बटा AB इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो B' बटा BP। A' क्या है, तो A' है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम H' कहेंगे कि -H', चूँकि यह वास्तविक प्रतिबिंब है, मुख अक्ष के नीचे है, इसलिए -H' बटा H इज इक्वल टू B'P क्या है, B'P प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग -V से इंडिकेट किए थे, तो ये -V हो जाएगा बटा BP क्या है, तो BP यहाँ से देख लीजिए, BP क्या है, वस्तु की दूरी, तो -U है, तो यहाँ से हम -U लिख देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस उधर चला जाएगा, तो H' बटा H बराबर -V बटा U हो जाएगा। और H' बटा H किसके बराबर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन, यानी कि M बराबर -V बटा U। ठीक है, तो हमने दो फार्मूला आज के क्लास में देखा, एक दर्पण सूत्र के लिए और दूसरा मैग्निफिकेशन के लिए। सभी स्टूडेंट ये दोनों फार्मूले को कंप्लीट कर लीजिएगा, चिन्ह परिपाटी के नियम को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल डील करेंगे। ओके।